कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, किस तरीके से काम करती है। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पार्टनरशिप पढ़ने के तुरंत बाद हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या है, कि किस तरीके से काम करते हैं, क्या क्या किस फॉर्म में काम होगी और किस तरीके से क्या रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, मेंबर कैसे बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे, क्या लायबिलिटी रहेगी उनकी, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ टाइप ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कुछ भी समझने से पहले एक चीज को, लाइन को याद रखना, एग्जाम में भी आए तो ये चीज लिखना कि जो कोऑपरेटिव का मतलब रहेगा मींस वर्किंग टुगेदर, आपको साथ में मिलकर काम करना है विद द कॉमन पर्पस। क्या रहेगा? कॉमन पर्पस रहेगा, यानी कि जितने भी जो पर्सन होंगे, जितने भी मेंबर रहेंगे, उन सबका मोटिव क्या रहेगा? सेम रहने वाला है। यानी कि यहाँ पर जो मोटिव की बात करेंगे या पर्पस की बात करेंगे, प्रॉफिट मोटिव होगा या जो भी सर्विस मोटिव रहेगा या जो भी बेसिकली रहने वाला है सोसाइटी के लिए, वो क्या रहने वाला है। अब कोऑपरेशन, अब आपने वर्ड जो होगा बेसिकली लाइफ में भी सुना है, कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब होता है बेसिकली आपको मिलकर काम करना, समन्वय के द्वारा काम करना है, कि दूसरों को साथ में लेकर काम करने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर हम इसको सोसाइटी की फॉर्म में बना लेते हैं। इसको हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आइए थोड़ा समझने की कोशिश करना। मान लीजिए एक घर बना हुआ है, ए है, एक घर है ये बी, एक घर बना हुआ है मान लीजिए सी, और एक बना हुआ है डी। यानी कि हमने 4 घर ले लिए हैं, ए बी सी डी, ए बी सी और डी। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक रोड गया हुआ है, मान लीजिए ये क्या है, अभी सही नहीं है, टूटा फूटा रोड पड़ा है, मान लीजिए बारिश के दिनों में टूट जाता है। अब क्या होता है कि अब सरकार जो है बेसिकली क्या नहीं काम कर रही है, यहाँ पर काम नहीं कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यहाँ पर काम नहीं कर रही है, रोड नहीं बना रही है, ना ही पार्क वगैरह मान लीजिए बना हुआ तो मेंटेन नहीं कर रही है। तो ए बी सी डी ने क्या किया, इन चारों ने मिलकर क्या किया, इन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, हम लोग एक सोसाइटी बना लेते हैं जिसका हमने नाम रख दिया XYZ। यानी कि एक काम कर लीजिए ए बी सी डी सोसाइटी के नाम से हमने इसको दे दिया कि सोसाइटी अब आपकी बन गई है। अब क्या होगा, ये लोग पैसा क्या करेंगे, ABCD जो घर से मान लीजिए पैसा लगना है रोड के लिए 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपए लगना है। और इस पार्क की मेंटेनेंस के लिए, जो पार्क बना हुआ है उसकी मेंटेनेंस के लिए मान लीजिए आपको 50,000 रुपीज चाहिए। अब ये जो 1 लाख रुपए होगा, 1.5 लाख रुपए माफ करना, 1.5 लाख रुपए होगा, ये क्या करेंगे, ए बी सी और डी आपस में क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। यानी कि जो पैसा होगा वो आपस में डिवाइड कर लेंगे और ABCD से इक्वल अमाउंट में या कोई प्रपोर्शन में हम पैसा ले लेंगे। अब वो पैसा जो 1.5 लाख रुपए होगा, जो फंड होगा, वो यूज किया जाएगा इस रोड के लिए या इस पार्क की मेंटेनेंस के लिए यूज किया जाएगा। अब कई बार क्या होगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पर ए को क्या चाहिए, मान लीजिए ए को फंड चाहिए, ए को फंड चाहिए, पैसा चाहिए, किसी पर्पस के लिए फंड चाहिए, पैसा चाहिए। अब अगर वो बैंक से जाए तो बैंक वहां से इंटरेस्ट मान लीजिए ले रहा है उससे 8%, तो वो क्या कर सकता है, अगर सोसाइटी चाहे तो उसको फंड, सोसाइटी के फंड से जो मिल सकता है वहां पे इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 5% मिल जाएगा ए को। तो कहने का मतलब है कि जो मेंबर्स होंगे, सोसाइटी जो होगी वो मेंबर्स के लिए काम करेगी, मेंबर्स के बेनिफिट के लिए काम करेगी। जो फंड होगा वो मेंबर आपस में मिलकर जुटाएंगे, कल कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, और उसका उपयोग जो होगा, उसका इस्तेमाल यानी कि यूटिलाइज जो होगा फंड का, वो मेंबर के लिए ही किया जाएगा और मेंबर को ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो यानी कि सोसाइटी जो होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, मेंबर के द्वारा चलाई गई सोसाइटी है। इट इज फॉर्म्ड बाय द मेंबर टू द बेनिफिट ऑफ द मेंबर्स, बेनिफिट्स के लिए ही काम किया जाता है। जैसे आप कंपनी के लिए अगर बात करेंगे तो आप निधि कंपनी एक वर्ड आता है, एक निधि कंपनी वर्ड आता है, निधि, निधि कंपनी, जो कि कंपनी जो है सेक्शन 406 से गवर्न होती है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। वहां का जो पर्पज रहेगा, वहां का पर्पज भी यही रहता है कि मेंबर्स के बेनिफिट्स के लिए ही हम काम कर रहे होते हैं। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में थोड़ा पढ़े, अगर हम समझने की कोशिश करना। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन। देखिए जो हाईलाइट कर रहे हैं, इसको हाईलाइट्स को आपको थोड़ा याद रखना है।
ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर आप जो मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे उनको अगर आप लिख कर आते हैं तो बेसिकली आपको और अंडरलाइन करेंगे तो आपको डेफिनेटली क्या होगा, बेनिफिट मिलने वाला है। और साथ ही साथ जो एग्जाम के अंदर आपके जो मार्क्स होंगे वो 5 से लेकर 10 मार्क्स तक आपके इसके इंक्रीज हो जाने वाले हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही है जो कि एग्जामिनर जो होगा वो चेक करता है आपके लिए। उसके बाद कहते हैं कि हु ज्वाइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ द वेलफेयर ऑफ द मेंबर। ये क्या रहेगा, वेलफेयर ऑफ द मेंबर के लिए ही काम किया जाता है, चाहे वो किसी पर्पज के लिए होगा। मान लीजिए किसी मेंबर को फंड चाहिए तो वो प्रोवाइड कर देंगे, या कोई प्लेस है मान लीजिए सोसाइटी का, अगर किसी मेंबर को चाहिए तो उसको मिल जाएगा। इस तरीके से बेनिफिट मिलने वाला है। They are divided by the need of the protect their economic interest in the face of the possible exploitation at the hand of the middleman, observed with the desire to the earn greater profit। ज्यादा प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट रखना, ये क्या है, कंपल्सरी रिक्वायर्ड क्या रहेगा। देखिए कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 जो होगा 1912 के अंदर जो होगा ये आपको 1912 के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। याद रखना इसकी ऑडिट भी होती है जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह होती है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए गोकुलधाम सोसाइटी जो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अंदर जो आपका सीरियल आता है सब टीवी के ऊपर, वहां पर जो सोसाइटी है गोकुलधाम सोसाइटी वो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। वहां पर क्या है कि अब वहां पर मान लीजिए कोई भी उनको फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, यानी कि कोई भी मान लीजिए फॉर एग्जांपल अब आने वाला है कोई दिवाली का फेस्टिवल उनको ऑर्गेनाइज करना है या कोई भी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करना है, तो उसके लिए उनको फंड की रिक्वायरमेंट रहती है। वो फंड के लिए क्या होगा, मेंटेनेंस के लिए आपको मेंटेनेंस का बेसिकली क्या होता है, चेक वगैरह डिपॉजिट करवाते हैं हम भिड़े के पास जो कि सेक्रेटरी है उस सोसाइटी का। वो फंड जो होगा बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी के फंड में चला जाएगा और वो यूज किया जाएगा मेंबर्स के लिए, यानी मेंबर्स को चाहिए तो मिल जाएगा या कोई और पर्पस के लिए मेंटेनेंस के सोसाइटी के मेंटेनेंस के लिए तो वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो इसने बोला, आइए पढ़ते हैं। देखिए इसने बोला कि द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज सिंपल एनफ एंड एट द मोस्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी कंसेंट ऑफ द एटलीस्ट 10 अडल्ट पर्सन। देखिए यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी, इसको याद रखना कि 10 मेंबर जो होंगे यहाँ पर, ये एमसीक्यू पर्पस के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है कि मैक्सिमम कितना, एटलीस्ट मतलब कि एटलीस्ट 10 मेंबर तो आपके होने ही चाहिए, पर्सन होंगे, टू फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड द कैपिटल ऑफ द सोसाइटी इज रेज फ्रॉम द मेंबर। मेंबर से पैसा कलेक्ट करेंगे थ्रू द इशू ऑफ द शेयर इशू कर हम पैसा वहां से कलेक्ट कर लेंगे। तो आई होप आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग समझ में आया है कि मेंबर जो होंगे अपने अकॉर्डिंग वॉलंटरी काम करने वाले हैं। यही से हम मेरिट, डिमेरिट और फीचर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आइए हम फीचर्स के बारे में बात करें। सबसे पहला फीचर जो रहेगा हमारा, सबसे पहला फीचर नंबर 1, सबसे पहला फीचर बोलता है वॉलंटरी मेंबरशिप, यानी कि यहाँ पर जो होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर मेंबर आओ या फिर जाओ, मेंबर का आना और जाना दोनों ही वॉलंटरी है, फ्री है, ये नहीं है कंपल्शन कि आपको ज्वाइन होना ही पड़ेगा। तो यही चीज याद रखना कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वॉलंटरी रहेगी। ए पर्सन इज फ्री टू ज्वाइन द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कैन आल्सो लीव एनी टाइम एज पर हिज डिजायर। अपनी मर्जी से आना और जाना लगा रहेगा कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, यानी फॉर एग्जांपल हमारे जो एग्जांपल में मान लीजिए जो है जेठालाल है, मान लीजिए जेठालाल अगर चाहे तो सोसाइटी से बाहर जाना चाहे तो जा सकता है, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको रहना ही पड़ेगा। यानी कि हमारे एग्जाम्पल के अंदर मान लीजिए जो हमने ऊपर पढ़ा था जो कि ABCD के एग्जाम्पल में, अगर मान लीजिए बी चाहता है, अगर वो बी चाहता है निकलने के लिए तो बी कैन गो, जा सकता है बेसिकली, कोई उसको वो रोकेगा नहीं कि आपको रुकना ही नहीं। बी अगर जाना चाहे तो चले जाइए, उसका बेनिफिट जो होगा आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है लीगल स्टेटस। देखिए लीगल स्टेटस के बारे में हमने पढ़ा था कि आपको रजिस्ट्रेशन जो होगा करवाना पड़ेगा, कि रजिस्टर्ड जो है कंपलसरी रहेगा, साथ ही साथ ऑडिट भी आपकी कई बार कंपलसरी हो जाती है। देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज कंपलसरी रहेगा, किसी के कहने ना कहने से नहीं, कंपलसरी आपका रजिस्ट्रेशन रहने वाला है। दिस अकॉर्ड अ सेपरेट आइडेंटिटी टू द सोसाइटी विच इज डिस्टेंट फ्रॉम द मेंबर। यानी कि सेपरेट आइडेंटिटी का मतलब क्या रहेगा, देखिए हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, जब हम पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप जो पर्सन है और जो ओनर होगा वो एक ही आइडेंटिटी है, यानी कि उनको सेपरेट आइडेंटिटी हमने कंसिडर नहीं किया था। क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर मान लीजिए सिंगल पर्सन है, कल को कोई बात होगी तो वो ओनर ही क्या करेगा, उसको सुलटारा करने वाला है, उसको बेसिकली डिसाइड करने वाला है किस तरीके से उस चीज को, प्रॉब्लम को सोल्व करना है। वो सिंगल पर्सन है, लॉस होगा तो उस ओनर का है, प्रॉफिट होगा तो उस ओनर का है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर सोसाइटी अगर रजिस्टर्ड है तो वो एक सेपरेट आइडेंटिटी बन जाएगी, यानी कि कल को जो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो सोसाइटी का अलग रहेगा और जो मेंबर होंगे उनका अलग रहेगा। कल को मान लीजिए कोई, मान लीजिए सोसाइटी ने पैसा इकट्ठा किया,
और उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग की एंटिटी लगा दी है और मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो शुरू कर दिया है, कल को लॉस होगा तो जितना पैसा उन्होंने डाल रखा है उस सोसाइटी के अंदर उतना ही नुकसान होगा, उसके अलावा नहीं होने वाला। तो यानी कहने का मतलब है लायबिलिटी भी यहाँ पर लिमिटेड रहने वाली है। लायबिलिटी भी अगर देखा जाए तो लिमिटेड है। यहाँ पर सोसाइटी और सोसाइटी के मेंबर दोनों आपस में डिफरेंट पर्सन रहेंगे। कल को लायबिलिटी रहेगी तो सोसाइटी की रहेगी, ना कि मेंबर की। मेंबर की लायबिलिटी कितनी रहेगी, जितना उन्होंने अपना शेयर उसमें डाला हुआ है। इसीलिए जो नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा यानी कि वॉलंटरी लायबिलिटी के बारे में, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहने वाली है टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम एज ए कैपिटल द डिफाइन द मैक्सिमम रिस्क दैट ए मेंबर कैन बी आस्क्ड टू बियर। जितना हो सकता है वो बेसिकली उसको बोल दिया जाएगा, और या फिर कहते हैं कि आपको पहले ही जितना कंट्रीब्यूट किया है उतना अमाउंट हो जाएगा। कई बार ये होता है कि मान लीजिए आपने हमने बोला था कि सभी मेंबर को, फॉर एग्जाम्पल हमारे एग्जाम्पल में आ जाइए, मान लीजिए हमने ये बोला था कि सभी जो मेंबर होंगे उनको 1 लाख रुपए इसको देना है, 1 लाख इसको देना है, 1 लाख इसको और 1 लाख इसको, यानी कि टोटल 4 लाख रुपए हम इकट्ठा करने वाले हैं। लेकिन हमको रिक्वायर्ड 1.5 लाख के, एक काम करो अभी 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर लिया, यानी कमिटमेंट तो 1-1 लाख रुपए की है। तो यानी कि इनकी जो लायबिलिटी रहेगी जहां तक इन्होंने कमिटमेंट किया है वहां तक रहेगी। ये जितना कमिटमेंट रहेगा उतनी रहेगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे इन्होंने 1-1 लाख रुपए पे कर दिया, इन्होंने पेमेंट कर दी है पूरी, तो अब उस सिचुएशन में क्या होगा, वो जो लायबिलिटी रहेगी जितना अमाउंट पे कर दिया वहीं तक रहने वाली है। यानी कि जितना उन्होंने डिफाइन किया और जितना पे कर दिया, डिफाइन तक मैक्सिमम जो होगी उसकी लिमिट रहने वाली है। यानी कि लायबिलिटी रहेगी वो लिमिटेड रहने वाली है। उसके बाद है कंट्रोल। देखिए कंट्रोल के बारे में क्या बोलता है, कंट्रोल कौन करेगा। देखिए जो मेंबर जो होगा वो क्या करेगा, सिंगल पर्सन नहीं करता। वो लोग क्या करते हैं, मेंबर चुनते हैं, उसमें से मेंबर में से एक कमेटी बना लेंगे कि मान लीजिए अगर फॉर एग्जांपल के तौर पर अब हमारे जो एग्जांपल है, मान लीजिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो गोकुलधाम सोसाइटी है वहां पर जो उन्होंने एक कमेटी बनाई हुई है, वो हर बार कहते हैं कि यहाँ पे सोसाइटी कमेटी डिसाइड करेगी किसी काम को करने के लिए। तो कमेटी में वहां पर 3 लोग हैं, एक तो भिड़े है, एक अय्यर है और एक पोपटलाल है। यानी कि जो है 3 पर्सन जो है वहां पर एक कमेटी के मेंबर है, वही लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। वो जो कंपनी की जो भी सोसाइटी की मीटिंग होगी वो लोग वही उसको कन्वे करेंगे, उनको चलाने का काम वही करेंगे। डिसीजन ठीक है मेजोरिटी से होगा, लेकिन मेंबर की मेजोरिटी, लेकिन जो काम जो होगा, कंट्रोल जो होगा उनके हाथ में, जो भी उनको करना है। इसे बोला कि इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी द पावर टू टेक अ डिसीजन लाई इन द हैंड ऑफ द इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी। जो मैनेजिंग कमिटी होगी उनके हाथ में रहेगा। The right to vote give the member a chance to choose the member who will constitute a committee, कौन बनाएगा, and the lead to the cooperative society a democratic characters। यानी कि जिसको अगर लगता है कि जो बन सकते हैं मेंबर को लगता है कि हाँ ये पर्सन जो होगा वो हमारा मेंबर का जो होगा, कमेटी का जो मेंबर बन सकता है, तो उसको बना देंगे, उसके अलावा नहीं बनाएंगे। अब सबसे मेन काम जो सोसाइटी का रहेगा दैट इज अ सर्विस मोटिव। देखिए जो सोसाइटी बनाने का काम है सर्विस मोटिव रहेगा। ये नहीं है कि हमको अपने खुद के बेनिफिट के लिए काम करना है, हमारा काम रहेगा सर्विस मोटिव। यानी कि द कोऑपरेटिव सोसाइटी थ्रू इट पर्पस लाई इम्फेज, किसके ऊपर इम्फेसिस रहेगा, ऑन द वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल हेल्प एंड द वेलफेयर। किसी को पैसे की रिक्वायरमेंट तो मनी प्रोवाइड करेंगे, किसी को फंड की रिक्वायरमेंट तो फंड मिलेगा। यानी कि जो बेनिफिट रहेगा वो म्यूचुअली रहेगा। सर्विस मोटिव हमारा मेन जो रहने वाला है। यानी कि अगर हम बात करें वॉलंटरी मेंबर आओ और जाओ, आपकी मर्जी है, कभी भी आ सकते हो। लीगल स्टेटस के बारे में आ जाएगा, कंपलसरी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद सोसाइटी है वो किसी पर केस करना या सोसाइटी के ऊपर केस किया जा सकता है। लायबिलिटी आपकी अनलिमिटेड रहेगी। कंट्रोल और सर्विस मोटिव आपका आने वाला है। नेक्स्ट वन आता हमारा था मेरिट्स के बारे में, यानी कि बेनिफिट क्या रहेंगे। देखिए अगर मेरिट क्या रहेगा, अगर ABCD हमारे एग्जाम्पल के अंदर ABCD अगर 4 ये मेंबर बनने वाले हैं, 4 मेंबर है मान लीजिए, अगर ये बनने वाले हैं तो इनका बेनिफिट क्या है। अगर वो सोसाइटी बनाते हैं बेनिफिट क्या रहेगा, देखिए बेनिफिट नंबर 1 इक्वलिटी इन द वोटिंग राइट। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने कितना पैसा लगाया है। मान लीजिए A ने 1 लाख रुपए लगा दिया, B ने 2 लाख लगा दिया, C ने मान लीजिए 10,000 रुपीज लगा दिया और D ने 5 लाख लगा दिया। इसका मतलब ये नहीं होगा कि D को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उस चीज को वोटिंग के अंदर, A को ज्यादा मिलेगा या B को ज्यादा मिलेगा, C को मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा।
वहां पर क्या बोला गया है, इक्वल वोटिंग, यानी कि एक बंदा एक वोट का सिद्धांत जो है वो एक्टिविटी जो है वो बेसिकली जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर काम करेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट जो होगा वो चलेगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का ये बेनिफिट मिलता है कि जो मेंबर रहेंगे उनके पास इक्वलिटी ऑफ वोटिंग रहेगी, कैपिटल जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो इरिस्पेक्टिव, इसने बोला कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द मेंबर ने कितना ही पैसा लगा दिया हो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक पर्सन एक रहेगा। और हमने कहा कि एबीसीडी को भैया आप खुश हो जाइए, क्यों खुश हो जाइए, क्योंकि आपकी जो लायबिलिटी है वो तो लिमिटेड है, यानी कि आपका बेनिफिट रहेगा एक चीज का अगर आप बनाते हो, लिमिटेड लायबिलिटी जो हमने ऊपर पढ़ा था वही रहेगा, लायबिलिटी जो रहेगा लिमिटेड रहेगा। आपको अदर देन जो कंट्रीब्यूशन है या जो भी आपने डिफाइन कर रखा है जो भी अमाउंट, उसके अलावा कुछ भी आपको पे नहीं करना है। उसके बाद आता है स्टेबल एग्जिस्टेंस, बिल्कुल जी, किसी मान लीजिए एक मेंबर की डेथ हो गई है या कोई और पर्सन जो मेंबर है मान लीजिए वो लुनेटिक हो गया है या फिर इंसॉल्वेंट हो गया है या फिर अनसाउंड माइंड हो गया है, उस सिचुएशन में आपकी सोसाइटी चलती रहेगी, उस चीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेथ, बैंकरप्सी, insanity of the member do not affect the continuity of the cooperative society. A society therefore operate unaffectively by the change in the membership. membership को चेंज करने के बिना ही वो चल जाएगी, क्योंकि अब वो क्या होगा, मेंबर जो होगा बेसिकली क्या होगा, उसके फैमिली के अदर जो भी एल्डर होगा वो मेंबर बनने वाला है। इकोनॉमिक ऑफ द ऑपरेशन, देखिए पैसों की रिक्वायरमेंट रहेगी यहाँ पर भी। द मेंबर जनरली ऑफर ऑनरेरी सर्विसेज टू द सोसाइटी, सोसाइटी को क्या करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, सर्विस किस चीज की, फंड की सर्विस हो जाएगी, या अदर कोई मान लीजिए सोसाइटी के पास प्लेस पड़ा है उस फंक्शन के लिए और के लिए प्लेस देना तो वो मेंबर को मिल जाएगा। एज द फोकस इज एलिमिनेशन ऑफ द मिडिल मैन, देखिए मिडिल मैन दूर हो जाएगा, डायरेक्टली आप बात कर सकते हो। दिस हेल्प इन द रिड्यूसिंग ए कॉस्ट। द कस्टमर एंड द प्रोड्यूसर देमसेल्फ आर द मेंबर ऑफ द सोसाइटी एंड हेंस द रिस्क ऑफ द बैड डेट्स इज द लोअर। बेसिकली जो ये पॉइंट रहेगा ना डी, इसको एक बार आप अपने माइंड में रखना। अभी हम टाइप ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करेंगे तब इसको उठाएंगे। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ ये नहीं है कि फंक्शन कर दिया, मेंटेन कर दिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी तरह तरह की होती है। हम टाइप्स में पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी मान लीजिए आपने कोई सामान बेचना है, उसकी आपने सोसाइटी बना ली, जो भी फंड आए मतलब उसके और आपने उस सोसाइटी के अंदर मेंबर को जोड़ लिया। अब जो भी मान लीजिए आपका गुड्स होगा, आप सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे उस मेंबर को, अपने मेंबर को बेनिफिट देने वाले हैं कि अगर मान लीजिए आपने 10,000 का सामान खरीदा, आपको 1,000 की एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आपने मेंबर को दिया बेनिफिट। तो यानी कि जो उसके अंदर जो बेनिफिट मिलने वाला है, जो भी कस्टमर होगा, उस कस्टमर जो रहेगा, कस्टमर कौन है, वो आपके ही मेंबर रहने वाले हैं। तो यानी कि इकोनॉमिक ऑफ द ऑपरेशन के अंदर क्या होगा, मिडिलमैन दूर हो जाएगा। एक जो सोसाइटी होगी वो सेलर है और जो सामने वाला जो होगा पर्सन वो कस्टमर है, जो कस्टमर है, जो मेंबर है वो कस्टमर है। यानी कि जो बेनिफिट रहेगा वो सोसाइटी, यानी कि जो सेलर होगा वो, और जो कस्टमर होगा, जो परचेज करने वाला जो मेंबर है वो आपके रहेंगे। जो मिडिलमैन होंगे बीच के, यानी कि जो भी सेलर होगा, यानी कि शॉपकीपर होगा, जो भी होगा, उसको हटा दिया गया है। सोसाइटी खुद भी काम करती है। जो आप ये जो पॉइंट रहेगा, ये आप फोर्थ जो पॉइंट है, ये हम जो टाइप सोसाइटी पढ़ेंगे तब उसके अंदर काम आएगा, अभी पढ़ने वाले हैं। आगे द सपोर्ट ऑफ द फ्रॉम द गवर्नमेंट, देखिए बहुत बार क्या होता है कि गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करती है। किस चीज में, मान लीजिए सोसाइटी अगर कोई अच्छा काम कर रही है, सोलर पावर प्लांट का काम कर रही है, बिजली का काम कर रही है, यानी कि तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपको तरह तरह के बेनिफिट देती है, सब्सिडी दे देगी आपको, या कोई फंड है मान लीजिए तो वो प्रोवाइड कर देगी, या लोन मान लीजिए अगर आपको फंड चाहिए आपकी सोसाइटी के अंदर, मान लीजिए पार्क की मेंटेन करना है, पार्क को मेंटेन करना है, या रोड वगैरह बेसिकली मेंटेन करना है, बनाना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है आप लगाइए पैसा, हम आपको सब्सिडी दे देंगे, या बेसिकली अदर बेनिफिट आपको प्रोवाइड कर देंगे, टैक्स वगैरह में छूट दे देंगे और दे देंगे। द कोऑपरेटिव सोसाइटी exemplify the idea of the democracy and hence the find the support from the government in the form of the low टैक्स कम लेंगे आपसे, सब्सिडी मिल जाएगी, एंड द लो इंटरेस्ट रेट फॉर द लोन मान लीजिए अगर लोन चाहिए तो वो भी आपको कम रेट में लोन मिलने वाला है। ईज ऑफ द फॉर्मेशन, बनाना बड़ा आसान है। मेंबर को एटलीस्ट कितना मिनिमम, देखिए कितना मिनिमम कहते हैं कि 10 जो मेंबर है उनको मिलाइए, अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके बाद अपना एक्टिविटी को शुरू कर दीजिए, यही आपका एक्टिविटी रहने वाली है। उसके बाद हम लिमिटेशन की तरफ बढ़े। लिमिटेशन जो रहेगी, सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्सेज देखिए हर चीज का, देखिए एक अगर बेनिफिट आपको है, आपको कैपिटल का, कि कैपिटल आपकी जो है बढ़ जाएगी सोसाइटी के अंदर। पहले एक सोल प्रोप्राइटरशिप में 1 लाख रुपए अगर लगा पाता, तो अब 4 से 5 लाख रुपए अगर 4 बंदे तो वो लगा सकते हैं। लेकिन
वो भी एक लिमिटेड रिसोर्स रहेगा। जहां पर उसका एडवांटेज है वहीं पर उसका एक डिसएडवांटेजेस ये रहेगा कि रिसोर्स आपके पास लिमिटेड ही रहने वाले हैं, चाहे कितना ही हो, आपको रिसोर्सेज की जो लिमिट रहेगी एक लिमिटेशन में काम करना ही पड़ेगा। Resource of the cooperative society consists of the capital contribution of the member with limited means. The low rate of the dividend offered on the investment also act as a deterrent in the attracting the membership of the more capital from the member। यानी कि member जो होगा बेसिकली कितना होगा, member अगर कम होंगे तो बेसिकली अगर member आपके कम है तो आपको फंड जो होगा बेसिकली वो भी कम होने वाला है। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास इनएफिशिएंसी इन द मैनेजमेंट। देखिए इनएफिशिएंसी क्यों होगा, देखिए कई बार डिस्प्यूट बन जाता है। अगर जो मेंबर है, कई बार मेंबर के बीच में डिस्प्यूट बन गया कि हाँ जी हम उसको मेंटेन करेंगे या इस काम को करना है या नहीं करना, तो कई बार उस सिचुएशन में के अंदर आकर या अपने खुद के बेनिफिट के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए हम जब काम करेंगे उसके अंदर, तो उस सिचुएशन के अंदर हमारा क्या रहेगा, मैनेजमेंट जो होगा इनएफिशिएंट भी आने की को देखने को मिल सकती है। ये इसलिए होगा क्योंकि देखिए हमको अब सोसाइटी के जो मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए हाई स्किल्ड पर्सन चाहिए आपको, उसके लिए आपको हायर सैलरी भी चाहिएगी, पे करना पड़ेगा उनको। मेंबर कई बार क्या होता है कि उस चीज को अंदर इंटरेस्टेड भी नहीं होते कि हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा जो पेमेंट है किसी और पर्सन को देनी है, किसी मैनेजर वगैरह को। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, कई बार मैनेजमेंट जो होती है वो आपकी ब्रेकडाउन हो जाती है, टूट जाती है, सही नहीं काम करती। वही इसने बोला कि कोऑपरेटिव सोसाइटी आर अनेबल टू अट्रैक्ट एंड एम्प्लॉय द एक्सपर्ट मैनेजर बिकॉज देयर इनएबिलिटी टू पे देम ए हायर सैलरी। वो सैलरी नहीं पे कर पाते, उनकी इंटेंशन नहीं होती मेंबर की कि हम किसी को दे। द मेंबर हु ऑफर ए ऑनररी सर्विसेज ऑन अ वॉलंटरी बेसिस आर जनरली नॉट प्रोफेशनली इक्विप्ड टू हैंडल द मैनेजमेंट फंक्शन इफेक्टिवली। यानी कि कहने का मतलब होगा कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, अगर उसके अंदर परफेक्शन चाहिए तो आपको प्रोफेशनल पर्सन की रिक्वायरमेंट रहेगी। कई बार मेंबर जो होते हैं कि पैसे को बचाने के लिए सैलरी पे नहीं कर पाएंगे, उनके पास फंड नहीं है, तो सिचुएशन में क्या करते हैं वो लोग उस चीज को अडॉप्ट नहीं करते, और वो जो होगा बेसिकली आपको नुकसानदायक भी हो सकता है, जो कि इनइफेक्टिव मैनेजमेंट बन सकती है, जिसकी वजह से आपका जो फंड है मान लीजिए यूज करना था वो गलत यूज हो गया, या जो भी और एक्टिविटी करनी थी वो नहीं हो पाती है। नेक्स्ट वन आता है लैक ऑफ द सीक्रेसी। देखिए सीक्रेसी क्यों नहीं रहती, मेंबर होते हैं, अब बात अगर मान लीजिए एक पर्सन के पास हो तो वो एक पर्सन के पास ही रहती है। कोई भी मैटर होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, अगर हमने कहा कि किसी दूसरे पर्सन को कहा, यानी कि विद इन अगर मान लीजिए 10 पर्सन इसको मिनिमम चाहिए सोसाइटी को, तो उन 10 पर्सन के बीच में बात अगर आती है तो उस सिचुएशन में क्या रहेगा, वो 10 पर्सन जो होंगे वो आगे जो बात होगी वो आगे अपने घर वालों को बताएंगे, घर वालों के बाद आगे वो जो लेडीज होंगी घर की वो आगे आगे दूसरी सोसाइटी के अंदर चली जाएगी। तो कहने का मतलब सीक्रेसी कम रहती है। एज ए रिजल्ट ऑफ द ओपन डिस्कशन इन द मीटिंग ऑफ द मेंबर एज वेल एज द डिस्कस ऑब्लिगेशन एज पर द सोसाइटी एक्ट जो होगा वो लैक आपका बनता ही बनता है। गवर्नमेंट कंट्रोल, देखिए बहुत सारी सोसाइटी ऐसी होती है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, क्योंकि मान लीजिए कई बार सोसाइटी ऐसी होती है जो जिसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना गवर्नमेंट की ड्यूटी बन जाती है या ऑब्लिगेशन बन जाता है। क्यों, देखिए फॉर एग्जांपल के तौर पे एक ऐसी सोसाइटी है, जैसे मान लीजिए एक सोसाइटी बना ली पेट्रोलियम की, हम पेट्रोल जो होगा मेंबर्स के बेनिफिट के लिए यूज करेंगे, यानी कि बेनिफिट इन द सेंस कि मान लीजिए अगर रिक्वायरमेंट होगा तो हम उसको देंगे, या कोई और एक्टिविटीज है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पर आप फेडरेशन सोसाइटी ले सकते हैं, फूड सोसाइटी ले सकते हैं, गवर्नमेंट की होती है। गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सोसाइटी बना दी है, सोसाइटी के अंदर वो बेसिकली फूड आएगा, फूड को बेसिकली जो होगा उसके बाद जो जैसे ही फूड आया, फूड आने के बाद जो मेंबर होंगे, मेंबर को क्या किया जाएगा, फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब जो फूड होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन उसका जो रेगुलेशन है वो किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट क्या करेगा, उसको अपने अंडर लेगा और उसको देखेगा कि क्या वो एक्टिविटी सही चल रही है नहीं चल रही। तो बहुत सारे जो कंट्रोल होते हैं गवर्नमेंट के भी आपस में होते हैं, यानी कि अगर ऑडिट करवानी है अगर सोसाइटी की तो वो भी आप गवर्नमेंट को देते हैं कि हाँ हमारी जो सोसाइटी है इसने ये एक्टिविटी की है। वही चीज इन द रिटर्न ऑफ द प्रिविलेजेस ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव टू कंप्लाई विद सेवरल रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू द ऑडिटिंग अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए बोलेगी। सबमिशन ऑफ द अकाउंट सबमिट कीजिए हमको। अच्छा, इंटरफेस इन द फंक्शनिंग ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट आल्सो नेगेटिव अफेक्ट इन द फ्रीडम ऑफ द ऑपरेशन, यानी कि तरह तरह के अफेक्ट इसके ऊपर भी पड़ जाते हैं।
डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन, वही बात आ गई कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपका आ जाता है। ये मेंबर चाहते हैं कि उनकी मर्जी चले, दूसरा मेंबर चाहेगा कि मेरी मर्जी चले, तो उस तरीके से डिस्प्यूट जो होगा आपका आ जाएगा, जिसकी वजह से भी दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। देखिए मेंबर में टेक ए बैकसीट इफ द पर्सन गेन इज गिवन ए प्रेफरेंस बाय द सर्टेन मेंबर। बिल्कुल जी, अब अपना खुद का बेनिफिट के लिए बेसिकली काम किया जा सकता है। मेंबर जो होंगे अपने खुद के बेनिफिट के लिए काम कर सकते हैं, इसलिए डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन आता है टाइप ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। देख टाइप ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर सबसे पहले हम कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कंज्यूमर के अंदर क्या होगा कि कंज्यूमर के लिए बेसिकली बनाई गई होगी, कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए। प्रोड्यूसर के लिए यानी कि जो बनाएंगे वो उसके लिए होगा। मार्केटिंग कैसे की जाएगी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी फार्मर के बेनिफिट्स के लिए। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो फंड होगा वो किसको प्रोवाइड करेंगे, जो हमारे मेंबर होंगे उनको दिया जाएगा। क्रेडिट का मतलब उनको उधार पे। फिर आता कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, देखिए हाउस वगैरह अगर चाहिए किसी को तो हाउस वगैरह भी प्रोवाइड हम करवाएंगे उनको। आइए अब हम पढ़ने वाले एक एक करके। सबसे पहले आता है हमारे पास कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए सबसे पहले इसको ज्यादा डीपली नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ ये समझ में आना चाहिए क्या। नंबर वन, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, the member comprises of the consumer desire of the obtain the good quality product at the reasonable price. The society aimed at eliminating the middleman to achieving the economic in the operation. It purchase a good in the bulk directly from the wholesaler and the sale goods to the member. बिल्कुल देखिए इसके अंदर क्या रहेगा आइए समझते हैं। मान लीजिए नंबर वन, हमने क्या किया, एक शॉप बना ली, ये है शॉप। ये हमने लिखा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, सीसीएस के नाम से हमने ऊपर बोर्ड लगा दिया। ठीक है जी, यहाँ पर क्या होगा, हमने यहाँ पर बहुत सारा क्या रख रखा हुआ है, मान लीजिए फूड रखा हुआ है जो कि बेचेंगे। अगर हमने क्या किया, एक सोसाइटी मेंटेन करी, सोसाइटी बनाई सीसीएस के नाम से कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब जो मेंबर होंगे, मान लीजिए मेंबर है, ये क्या है मेंबर। अब ये लोग मेंबर क्या करेंगे, अब जो ये सोसाइटी बनी है, सोसाइटी क्या करेगी, बेसिकली मेंबर कौन है, मेंबर में इन्हीं में से चुनकर ही क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर चले जाएंगे, जो कमिटी बन जाएगी। अब कमिटी ने डिसाइड किया कि जो फूड होगा होलसेलर से लाकर हम क्या करेंगे, मेंबर को बेचेंगे, मेंबर को। यानी कि अगर मान लीजिए कस्टमर होता, एक मान लीजिए शॉपकीपर होता, शॉपकीपर मान लीजिए जो चीज 10 रुपए की लाकर 20 रुपए में बेच रहा होता, 10 रुपए बेनिफिट कर रहा होता। अब यहाँ पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी 10 रुपए की लाकर वो उसको 12 में बेच देगा, या 13 में बेच देगा, या 14 में बेच देगा। यानी कम से कम एटलीस्ट प्राइस के ऊपर वो उसको मेंबर को देंगे ताकि बेनिफिट हो जाए। तो इसलिए कंज्यूमर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रहेगी वो कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए है और मिडलमैन को खत्म करने के लिए, ताकि अपने जो मेंबर रहेंगे उनको बेनिफिट हो सके। इसी तरीके से प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, These society are set up to protect the interest of the small producer। देखिए छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको बेनिफिट देने के लिए रहेगा। The member comprise of the producer desire to produce input for the production of the goods to meet the demand of the consumer। यानी कि इसकी सिचुएशन में क्या रहेगा कि छोटे छोटे प्रोड्यूसर मिलकर एक सोसाइटी बना लेंगे, जो रॉ मटेरियल उनको चाहिए। अब वो रॉ मटेरियल जो चाहिए उनको, बेसिकली मान लीजिए जो भी रॉ मटेरियल एक्स चाहिए, अभी एक्स जो मटेरियल है, वैसे तो अगर एक बंदा लेगा तो महंगा मिलेगा। अब वो क्या करेंगे, सोसाइटी जो होगा सोसाइटी बाय कर लेगी। सोसाइटी बाय करने के बाद जो होगा डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोड्यूसर जो होंगे जिनको रिक्वायरमेंट है एक्स प्रोडक्ट की, वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर क्या होगा, यहाँ पर जो होगा प्रोडक्ट जो होगा यानी कि रॉ मटेरियल जो होगा वो परचेज करेंगे और उसको हम आगे जो प्रोड्यूसर को दे देंगे। एम क्या रहेगा, द सोसाइटी एम टू फाइट अगेंस्ट द बिग कैपिटल and the enhance the bargaining power of the small producer। देखिए स्मॉल एक बंदा जो होगा उसको मान लीजिए 10 रुपए में एक्स प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन सोसाइटी चाहे तो उसको 9 रुपए में, एक बड़ी सोसाइटी, क्योंकि एक बल्क अमाउंट में हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है ना, समझने की कोशिश करो। अब एक ए पर्सन है, अगर वो एक्स प्रोडक्ट को 10 रुपए में परचेज कर रहा है और एक सोसाइटी है वो उसको परचेज करनी है 10 यूनिट। अब सोसाइटी है उसके पास अगर मान लीजिए बहुत पैसा है, उसको चाहिए 1000 यूनिट, तो वो क्या पता 9 रुपए में उसको मिल जाएगा। तो यानी कि बेनिफिट तो किसका हुआ, अल्टीमेटली आपके मेंबर का ही हुआ है, इस ए का ही बेनिफिट हुआ है, या इसके जैसे ही जो दूसरे मेंबर होंगे उनका बेनिफिट हुआ है।
तो इस तरीके से क्या होगा, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर हम रॉ मटेरियल जो होगा सप्लायर से बल्क में ले लेते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हमारे जो मेंबर के बीच में। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग। देखिए मार्केटिंग के अंदर क्या होगा, अब मार्केटिंग के अंदर सच सोसाइटी आर एस्टेबलाइज, जो बनाई गई है वो कहते हैं किस लिए बनाई गई है, हेल्प द स्मॉल प्रोड्यूसर इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट। अब वही देखिए मेंबर्स जो होंगे, मेंबर के जो सेलर, अब यहाँ पर जो मेंबर कौन होंगे, सेलर होंगे। सेलर के बेनिफिट के लिए क्या रहेगा कि अगर मान लीजिए सेलर को माल बेचना, अपना सामान बेचना है, तो वो क्या करेगा, एक काम करेगा, वो सोसाइटी को बेच देगा। सोसाइटी को बेचने के बाद सोसाइटी अपने मेंबर्स को सामान बेचती है या अदर को मेंबर जो अदर को बेचना है तो उसको बेचती है। इससे कंपटीशन जो होगा वो इंक्रीज होता है मार्केट के अंदर। आप थोड़ा थोड़ा इनको रीड कर लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, दिस सोसाइटी एस्टेब्लाइज्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर बाय प्रोवाइडिंग ए बेटर इनपुट एट ए रीजनेबल कॉस्ट। यानी कि सोसाइटी क्या करेगी, तरह तरह की जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वो अपने पास परचेज कर लेगी बल्क में, और जैसे जैसे अपने फार्मर को जो कि मेंबर बने होंगे उनको जैसे जैसे जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा रॉ मटेरियल का वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा कम रीजनेबल कॉस्ट के अंदर। The member comprises a farmer who wishes to jointly take up the farmer activities. The aim to gain the benefit to the large scale farming and increase the productivity को increase करना है। Such society provide a better quality seeds हो गया, सोसाइटी क्या देगी, सीड्स दे सकती है, फर्टिलाइजर के लिए मशीनरी वगैरह मान लीजिए परचेज कर ली हमने, और फार्मर को, किसी फार्मर या मेंबर को चाहिए तो उसको दे सकते हैं। इस तरीके से काम किया जाता है। और क्रेडिट सोसाइटी के अंदर क्या होगा, हम पैसा प्रोवाइड करते हैं, मनी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, प्रोवाइडिंग ईज ऑफ द क्रेडिट ऑन द रीजनेबल टर्म्स टू द मेंबर। द मेंबरशिप कंप्राइजिंग ऑफ द पर्सन हु सीक द फाइनेंशियल हेल्प इन द फॉर्म ऑफ द लोन। द एम ऑफ सच सोसाइटी इज टू प्रोटेक्ट द मेंबर फ्रॉम द एक्सप्लॉइटिंग ऑफ द लीडर हु चार्ज ए हायर रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन ए लोन। सच सोसाइटी प्रोवाइड अ मेंबर टू, उसको जो सोसाइटी जो कि मेंबर को लोन कम मात्रा में देगी। उसके बाद है हाउसिंग सोसाइटी। अब हाउसिंग सोसाइटी में क्या रहेगा, मान लीजिए एक सोसाइटी है, उसने क्या किया, एक घर बना लिया, यहाँ पर प्लॉट पड़ा था, वहां पर मेंबर, सभी लोगों ने, मेंबर्स ने मिलकर पैसा कलेक्ट किया और यहाँ पर बेसिकली एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी। अब बिल्डिंग बनाने के बाद जो मेंबर होंगे उनको इसमें से घर मिल जाएगा। उसके अलावा मान लीजिए जो बच गए होंगे वो आप मार्केट में सेल कर सकते हो। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर भी क्या होगा, मेंबर के बेनिफिट के लिए ही काम किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा, हाउस हम बनाएंगे, हाउस बनाने के बाद जो पैसा मेंबर से मिलेगा उनसे घर बनाएंगे, घर बनाने के बाद उनको दे देंगे। पैसा जो होगा इंस्टॉलमेंट ही पे कर सकते हो या वैसे ही पे कर सकते हो। इस तरीके से हमारा सोसाइटी जो रहेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रहेगा चैप्टर, वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर आपकी पकड़ रहती है, आपको समझ में आता है कि क्या आप कर रहे हैं। लेकिन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के अंदर अगर आप आज पढ़ेंगे तो कुछ समय के बाद उसको आपको वो माइंड से स्लिप होना शुरू हो जाता है। तो जो आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसके अंदर आपकी ग्रिप अच्छी हो, कंसेप्ट क्लियर हो, आप चीजों को समझिए, रट्टा मत मारिए। जो बिजनेस स्टडीज है उसको आप रट नहीं सकते बिल्कुल भी। कभी आप सोचे कि एक लाइन बाय लाइन आप उसको रट लीजिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, यू शुड लर्न करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसको रीड आउट करना पड़ेगा बार बार, कि आप एज ए टीचिंग स्टाइल में आप पढ़ा सकते हैं, मान लीजिए मिरर के सामने खड़े होकर, जिससे आपको बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपके रिजल्ट से ही हमें रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप अच्छा करेंगे तो अब बेनिफिट टीचर को मिलता है उस चीज का, कि उसको भी ये प्राउड होता है कि हाँ भाई आपकी वजह से जो होगा कि एक बच्चे ने अच्छा स्कोर किया है, एक बढ़िया स्कोर किया है। सारा एफर्ट आपका ही रहेगा स्टूडेंट का, एग्जाम के अंदर लिखना एक स्टूडेंट नहीं है। तो तब तक के लिए आप वीडियोस को देखते रहिए। हम आगे भी जो दूसरा चैप्टर रहेगा जो जॉइंट स्टॉक कंपनी के नाम से, कंपनी के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका रहेगा सेकंड चैप्टर में, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, आपका सपोर्ट हमें चाहिएगा, जो कि हमको मोटिवेट करता है। थैंक यू, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।